हेलो लॉ स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट रमन प्रजापति एंड आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉ डेब्यू पे। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की लेक्चर सीरीज, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 1। ये वीडियो उन सभी लॉ स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जो यूपी एपीओ या यूपी जुडिशरी या आप किसी अदर स्टेट से एपीओ या जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम के लिए हो, दोनों स्टूडेंट के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके दोस्तों, आज ये लेक्चर हमारा नंबर 1 है, तो मैं आपसे बस 1 से 2 मिनट लूंगा एंड अपने बारे में बताऊंगा एंड किस तरह से आपके लेक्चर्स कंडक्ट होंगे उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा। देन आगे से जो भी लेक्चर्स होंगे वो डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो देखो, सबसे पहली चीज दोस्तों, ये जो लेक्चर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एंड बिल्कुल शॉर्ट में नहीं डिस्कस करूंगा। बिल्कुल एक एक चीज आपको ऐसी बताऊंगा जो कोई भी आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बताएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, ये जो मैं चीजें आपको पढ़ाने वाला हूँ, बीएनएस हो गया, अब आगे जो भी लॉ हो गया, मैं इसको जैसे ऑफलाइन स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाया जाता, कोचिंग में जो जाते हैं 1 से 2 लाख रुपए स्पेंड करते हैं, जिस तरह से उनको पढ़ाया जाता है, सेम वही इन्वायरमेंट के थ्रू मैं आपको पढ़ाऊंगा, सेम वही टेक्निक से मैं आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा जितना मुझे आता है, जितना मेरे पास नॉलेज है। ठीक। थर्ड थिंग दोस्तों ये कि जैसे ऑफलाइन स्टूडेंट पूरा डेडिकेशन से डेली अपना जो एक कह सकते हैं डिसिप्लिन से पढ़ते हैं, सेम वैसे ही मुझे आपसे डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन चाहिए इस वीडियो के थ्रू, इस लेक्चर सीरीज के थ्रू, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। मेरा बस यही गोल है। ठीक। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, ये वीडियो सभी से जितने भी लेक्चर्स आपने अभी तक बीएनएस के फ्री ऑफ कॉस्ट देखे होंगे उससे बिल्कुल अलग होने वाला है। सो हो सकता है आप मेरे लेक्चर्स से बोर हो जाएं, हो सकता है आप कहें कि यार ये किस तरह से पढ़ा रहे हैं, बट ट्रस्ट मी दोस्तों, आप मेरी 5 वीडियो एटलीस्ट देखना, उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको लेक्चर्स देखने हैं या नहीं देखने हैं। अगर आपको नहीं देखने हैं तो जरूर आप बिल्कुल मत देखना, बट प्लीज गिव मी एटलीस्ट 5 लेक्चर टाइम्स। मुझे 5 लेक्चर देने का मुझे मौका जरूर दें। ओके, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे सामने आपको कुछ चीजें और क्लियर करना चाहूंगा। देखो, मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा जो भी कंटेंट होगा। ठीक। साथ में मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हैं अपने, तो वो भी आपको टाइम टू टाइम मैं आपको डिक्टेट करूंगा। जैसे ऑफलाइन में नहीं होता, ऑफलाइन में एक एक वर्ड देखो वहां पे व्हाइट बोर्ड पे लिख के तो बताते नहीं है, एंड जैसा ऑनलाइन में नहीं होता कि सारा कंटेंट आपका व्हाइट बोर्ड पे लिख के डाल दे और उस तरह से पढ़ा, ऐसा नहीं होता है। वहां पे कुछ चीजें आपकी स्क्रीन पे रहेंगी, कुछ चीजें मैं डिक्टेट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल हिंदी में जिसको आप लोग कह सकते हैं इमला बोलना, तो उस तरह से मैं आपको बोलूंगा, आप लोग उसको नोट डाउन करना। तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि आपके पास आपका बीएनएस का बैरेक्ट होगा एंड आपका रजिस्टर होगा एंड पेन होंगे। ठीक। सो पेन आप 3 रख लेना, ब्लैक, ब्लू एंड रेड। सो इस वीडियो को मैं स्टार्ट कर रहा हूं एंड मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर सीरीज आप सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, बिकॉज इस तरह की लेक्चर सीरीज आपको पूरे यूट्यूब पे या गूगल पे कहीं भी आपको नहीं मिलने वाली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल लॉ डेविड पे आए तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो लाइक करें। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं एंड आपके सामने सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूंगा कि क्या क्या पार्ट हमारा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। यहाँ पे जो हमारा पहला लेक्चर होने वाला है, जिसको मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ये आपके बिहार एपीओ, यूपी एपीओ एंड अदर जो भी आपके एग्जाम है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला। ठीक। तो सबसे पहले आज हमारे कौन कौन से टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, मैं वो आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक, क्लियर। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हिस्ट्री ऑफ क्रिमिनल लॉ क्या है। ठीक। उसके अंदर आपके टॉपिक आ जाएंगे क्रिमिनल लॉ इन वैदिक एज, फॉर्म ऑफ पनिशमेंट अंडर हिंदू कोड ऑफ लॉ, फॉर्म ऑफ पनिशमेंट अंडर मोहम्मदन लॉ पीरियड। ठीक। फिर आपका हिस्ट्री ऑफ बीएनएस एंड व्हाई बीएनएस क्यों इंपॉर्टेंट है, बीएनएस में क्या क्या चेंजेस हुए। सो देखो, एक अगर मैं बेस कहूं, किसी भी लॉ को हम जब स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल बीएनएस, ठीक, उसको जो भी हम स्टार्ट करेंगे तो एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए अगर वो क्रिमिनल लॉ है तो उसका कॉन्सेप्ट कहां से अराइव हो रहा, ताकि आगे के जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। एक चीज मैं क्लियर करूंगा, ये जो वीडियो है सीरीज है आपके ना कि सिर्फ प्री के पर्पज से, ना सिर्फ मेन के पर्पज से, आपके इंटरव्यू पर्पज से भी इंपॉर्टेंट होने वाली। बिल्कुल मैं बारीकी से आपको एक एक चीज बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आपके मेंस में फ्रेम हो सकते हैं, कौन से प्री में फ्रेम हो सकते हैं एंड कौन से आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। ठीक। सो आप जुडिशरी से हो या एपीओ से हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, पूरी लेक्चर सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक। सो देखो, अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले अब मैं स्टार्ट करूंगा अपना हिस्ट्री ऑफ क्रिमिनल लॉ। अब हमें क्रिमिनल लॉ जानना क्यों जरूरी है। ठीक। सो देखो, कई कुछ जगह पे मैंने हिंदी में भी नोट डाउन करा, कई जगह पे मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट डाउन करा, कई जगह पे मैंने इंग्लिश में नोट डाउन करा। ठीक। सो वो मैं बताता रहूंगा ऐसा मैंने क्यों किया वीडियो के साथ साथ। देखो, हम अब स्टार्ट कर रहे हैं अपना हिस्ट्री ऑफ क्रिमिनल लॉ। देखो, क्रिमिनल लॉ की हिस्ट्री क्यों जरूरी है। हमारा आईपीसी जो हमारा था, अब हमारा जो बीएनएस हो चुका है,
आपने सोचा है कि ये जब नहीं था तो किस तरह से हमारे कॉन्सेप्ट होते थे, किस तरह से लोगों को पनिशमेंट मिलती थी, किस तरह से लोगों को सजा दी जाती थी? अब आपको ये क्यों जानना है? बिकॉज ये जरूरी है, क्योंकि यहां से ही आपका बेस क्लियर होगा। अगर जब हमारा मान के चलते हैं, जब हमारे पास आईपीसी बीएनएस कुछ नहीं था, तो हमारे पास क्या था? डिजायर ऑफ वेंगेंस। ठीक, डिजायर ऑफ वेंगेंस था, जिसको हम लोग रेट्रीब्यूटिव भी कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिशोध की इच्छा। ठीक, प्रतिशोध लेने की इच्छा। अब अगर मैं इसका आपको सिंपल सा मतलब बताऊं, ये जो वर्ड्स लिखे हैं, नो माइंड्स मेंस या ओनली स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एक्सट्रीम लेवल अप्लाई एनिमल्स, तो देखो, एंड इसके बाद भी मैं थोड़ा रीड कर देता हूं, फिर एकदम से आपको बताता हूं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है डार्क एजेस, नो रीजन एंड रूल ऑफ चर्च। तो देखो, पॉइंट मेरा यहाँ पे कहने का क्या मतलब है? देखो, जब हमारा डिजायर ऑफ वेगेंस था, ठीक, उस समय क्या था कि माइंड नहीं था, रीजन नहीं था। आप कोई क्राइम करते थे, वहां पे माइंड या मेंस्ट्रिया जो आपका आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो उस समय नहीं होता था। एंड वहां पे क्या होता था? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी फॉलो की जाती थी। तूने किया है तू भर, जो करेगा वो भरेगा, ये कॉन्सेप्ट हमारा चलता था। तो उस समय जब हमारा क्रिमिनल लॉ स्टार्ट हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल था डिजायर फॉर वेगेंस। ठीक, इस चीज को आप लोग याद रखना। ठीक, अब ये जो मेंस्ट्रिया है या माइंड है, ये क्या है क्या नहीं, देखो अभी एक ये इंट्रोडक्शन है, तो अभी आप बस थोड़ा सा सुनते रहिए जो मैं आपको बता रहा हूं। बाद में हम लोग इसको डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। अभी के लिए बस आप इतना समझ लें, अभी एग्जांपल दे के आपको समझाऊंगा। फिर देखो, माइंड तो था नहीं, माइंड नहीं था, मेंस्ट्रिया नहीं था, रीजन नहीं था, ओनली स्ट्रिक्ट लायबिलिटी थी। ठीक, आज भी अगर हमारा क्रिमिनल लॉ में आप आईपीसी जो था हमारा, अब जो बीएनएस है, वहां पर देखेंगे जाके हर एक सेक्शन के साथ मेंस्ट्रिया दिया हुआ है मोस्टली। वेन एवर वॉलेंटरली आप कह सकते हैं, विच एवर वॉलेंटरली, विच एवर डिसऑनेस्टली, फ्रॉडेंटली, इस तरह से हमारे मेंस्ट्रिया दिए हुए हैं हमारे बीएनएस में। बट जहां पे हमारा मेंस्ट्रिया नहीं दिया गया है, वहां पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एप्लीकेबल होती है आज भी हमारे बीएनएस में। उस समय तो मेंस्ट्रिया था ही नहीं। ठीक, अब मेंस्ट्रिया नहीं था, बट ये जो चीजें चल रही थी एक एक्सट्रीम लेवल पे चली गई थी। इवन ये एनिमल्स पे भी अप्लाई होता था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक रियल केस बताऊंगा, जितने भी एग्जाम्पल मोस्टली मैं दूंगा रियल देने की कोशिश करूंगा, जो मैंने केस लॉस पढ़े हैं। एक केस में क्या हुआ था कि एक बग्गी वाला था, वो बग्गी लेके जा रहा था। बग्गी भाई आगे घोड़े से चलती थी, आप लोगों को पता होगा, अंदर सवारी बैठी थी। ठीक, अब वो बग्गी क्या हुई? गिर गई। ठीक, उसमें क्या, वो जो अंदर सवारी थी भाई, वो चोटिल हो गई। ठीक भाई, उसके बहुत ज्यादा हार्म वगैरह हो गया। ठीक, एक पर्सन की उसमें डेथ भी हो गई। ठीक, तो उस केस में क्या हुआ, वहां पे अब ये नहीं देखा गया कि क्यों, किसने, किसकी वजह से हुआ। ठीक, क्योंकि माइंड था ही नहीं गेम में, माइंड से हमें मतलब नहीं था, रीजन से मतलब नहीं था। ठीक, माइंड से मतलब नहीं, मन से ऐसा मतलब नहीं था। तो उस केस में क्या हुआ, जो घोड़ा था उसको लाइबल मान के उसको पहाड़ से फेंक दिया गया, उसको सजा दी गई कि तूने किया है भाई, अब तू भर। ठीक, ये हमारा कॉन्सेप्ट उस समय चल रहा था, कोई रीजन वगैरह नहीं था, क्यों कैसे हमसे मतलब नहीं था। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डार्क एजेस कहते हैं। अब इसको डार्क एजेस क्यों कहते हैं? बिकॉज रीजन नहीं था, मैंने आपको बता दिया, रूल ऑफ चर्च चलता था। अगेन मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा कि मान लीजिए किसी पर्सन ने उस टाइम पे अगर वो चोरी करता है, ठीक, भले उसकी अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि उसने चोरी करी है या नहीं करी, बट अगर वो उस ऑफेंस के लिए पनिशेबल है, तो उसको क्या करते थे भाई? उसको पहाड़ पे ले जाके उसको फेंक देते थे, पहाड़ से नीचे गिरा देते थे, और कहते थे कि अगर आपने क्राइम किया है तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी, अगर आपने क्राइम नहीं किया तो आप गॉड का नाम ले, आप सेफ हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से रूल ऑफ चर्च चलता था हमारा। भाई पहाड़ से फेंक रहे हैं, भगवान का नाम लो, अगर तुमने क्राइम नहीं किया होगा तो भगवान तुम्हें बचा लेंगे, अगर तुमने क्राइम किया तो तुम भाई गिर जाओगे। अब आप कहेंगे इस तरह से कैसे सजा दे सकते हैं? भाई माइंड नहीं था, याद रखना, इंटेंशन माइंड कुछ नहीं था, मेंस्ट्रिया था ही नहीं, रीजन था ही नहीं, क्यों क्या कैसे मतलब नहीं, किया है भरो, जो करेगा वो भरेगा। अब हमें मतलब नहीं कैसे क्या क्यों। बट इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है, रिनाइसेंस का पीरियड आता है। ठीक, एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड, जहां पे हमारा माइंड का कॉन्सेप्ट आता है। रिनाइसेंस आता है जब हमारा माइंड का कॉन्सेप्ट आता है, रीजन आता है। ठीक, अब आपको क्या लगता है कि इतना आसान था? कि भाई देखो, जब भी सोसाइटी में कोई बदलाव होता है, ठीक, आप ही की सोसाइटी में आज ही के समय में अगर कोई बदलाव हो रहा, जो चीज बहुत समय से चले, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि भाई क्यों रीजन की जरूरत थी, क्यों माइंड की जरूरत थी। दैट इज योर इंटरव्यू क्वेश्चन। आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि जब उस समय माइंड नहीं था, रीजन नहीं था, तो आपसे क्यों इस चीज की जरूरत पड़ी? रिनाइसेंस पीरियड आया तो उसमें माइंड क्यों आया गेम में, इंटेंशन रीजन क्यों आया? इसके लिए आप एग्जांपल दे सकते हैं कि पहले क्या होता था। देखो एक एग्जांपल मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूं, इससे आपको पता चल जाए कि माइंड की एंड रीजन की क्यों जरूरत थी। उस टाइम पे क्या होता था कि सपोज करो एक बंदा है, ठीक, एक कोई पर्सन है, ठीक,
वो इंटेंशनली जानबूझ के क्या कर रहा है, वो स्पीड में लेके जा रहा है कार अपनी, BMW उसने नहीं खरीदी, नई स्पीड BMW, कोई भी कार आप कह सकते हैं यहाँ पे XYZ, ठीक। तो वो कार लेके जा रहा है, ठीक, और वो क्या करता है, वो सामने इंटेंशनली किसी का एक्सीडेंट नहीं करता, मर्डर कर देता है कार से, कहता है कि आज मैं इसको मार दूंगा, ये मेरे लिए खतरा साबित हो रहा है। आप लोग मूवीज वगैरह में देखते नहीं, तो उसको मार कर देता है, हिट कर देता है, ठीक। एक केस ये। दूसरा केस ये कि एक अच्छा व्यक्ति जा रहा है, बिल्कुल आराम से गाड़ी चला रहा है, कोई इशू नहीं, बिल्कुल उसकी कोई इंटेंशन नहीं, ठीक। सामने से कोई बंदा आ जाता है, ठीक। अब वो गलती से क्या होता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, या किसी भी सर्कमस्टेंस में उसका एक्सीडेंट हो जाता है कार का किसी एक पर्सन या दो पर्सन के साथ में, एंड दोनों में ही सामने वाले पर्सन की मृत्यु हो जाती, डेथ हो जाती। सो उस समय क्या होता था कि अगर आप एक्सीडेंट करो या आप वेल प्लान मर्डर करो, दोनों की पनिशमेंट सेम मिलती थी, बिकॉज नो रीजन नो माइंड। सो यार आदमी उस समय सोचता था कि यार मरना तो है ही, सजा तो मिलनी, तो यार मार के मरो, ऐसा उस समय चल रहा था कि यार जब हमें जाना ही है तो हम जानबूझ के मार के चलें। तो ये सारी चीजें हो रही थी उस समय। तो ये कॉन्सेप्ट का आंसर दिया गया कि भाई रीजन एंड माइंड क्यों इंपॉर्टेंट था। सो आई होप आप लोगों का अभी तक इतना डाउट तो क्लियर हो गया होगा। बट बाद में जो हमारा माइंड है उसके 3 पार्ट कर दिए गए, इंटेंशन, नॉलेज, रीजन टू बिलीव, ठीक। अब ये आपका देखो, अभी मैं आपको बस मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूं, इसको मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा जब मैं आगे आपका मेंसरिया डिस्कस करूंगा। तो देखो, इसमें इंटेंशन, नॉलेज, रीजन टू बिलीव के बारे में थोड़ा कुछ बता देता हूं। रीजन टू बिलीव कह सकते हैं कोई सुफिशिएंट कॉज होना चाहिए, उसके ऊपर हम बिलीव कर सकते हैं, ठीक। कई बार क्या होता है कि हमारे पास प्रॉपर एविडेंस नहीं होते हैं किसी भी चीज को, किसी को मान लीजिए अरेस्ट करने के लिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, iPhone 17 इस समय लॉन्च हुआ है, ठीक, एंड उसकी प्राइस अभी आप लेने जाएंगे तो 90,000 तक आपको पड़ेगा अराउंड। ऑफलाइन स्टोर पे जाएंगे या ऑनलाइन स्टोर पे भी आप सब सामान लेंगे, मोस्टली ऑफलाइन स्टोर की मैं बात करूँ, 90,000 तक आपको अराउंड पड़ जाएगा, ठीक। अब मान लीजिए किसी ऑफलाइन स्टोर पे आप जाते हैं, ठीक, एंड वो बंदा आपको 30,000 में सिर्फ iPhone 17 सेल आउट कर रहा है, ठीक। सो आप कहेंगे कि यार ये कैसे पॉसिबल है, iPhone 17 सिर्फ और सिर्फ मुझे कितने में, 30,000 में। आपके मन में एक डाउट आएगा ना, यार ये चोरी का माल तो नहीं है कहीं पे। ये आपके माइंड में आ रहा है ना, एक रीजन आ रहा है कि ना, एक सफिशिएंट कॉज आ रहा है ना आपके मन में, यार ये बंदा चोरी का माल बेच रहा है लगता है। मैं अब इसका क्या करता हूं, EMI नंबर वगैरह, आपका IMI जो भी नंबर नहीं होता मोबाइल में, उसको चेक करता हूं। सो ये एक रीजन टू बिलीव है ना कि यार ये चोरी का माल है। ये यहाँ पे एक सफिशिएंट कॉज दिख रहा है ना कि यार इतना प्राइस कैसे कोई ओवरलोड कर सकता है भाई 1-2 महीने फोन को। तो ये एक रीजन टू बिलीव हम इसको मोटे तौर पे कह सकते हैं। आगे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देन इसके बाद जो हमारा नॉलेज का है पार्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज का मतलब क्या होता है, टू डू समथिंग, क्या कहते हो, टू डू कह सकते हैं आप। पता है क्या होगा बट डिजायर नहीं है। भाई हमें पता है क्या होने वाला बट हमारा डिजायर नहीं है ऐसा करने का। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अब एक एग्जाम्पल बहुत बढ़िया देता हूं। ये इस समय मेरे पास, मैं 2 मार्कर ले लेता हूं, ठीक। मेरे पास ये 2 मार्कर है व्हाइट बोर्ड के, ठीक। एक ये रेड वाला, मैं ब्लू वाले से चलिए स्टार्ट। ये जो ब्लू वाला मार्कर है, ठीक, ये मेरे पास एक वो जो नाइफ नहीं होती जिससे हम लोग बर्थडे केक कट करते हैं, ये वो प्लास्टिक की नाइफ है, ठीक। अब मेरे पड़ोस में मान लीजिए कोई, आप किसी को भी एग्जाम्पल ले, मेरे पड़ोस में कोई पर्सन बैठा, मान लीजिए मेरा कोई भतीजा ही बैठा है या कोई मेरा फ्रेंड बैठा, ठीक। मैं उसके साथ ऐसे ही खेल रहा हूँ, ठीक। अब मैंने उसको यानी उठाया वो प्लास्टिक की नाइफ और मैंने उसको स्टैब कर दिया, उसके स्टमक में स्टैब कर दिया। अब मुझे मालूम है कि ये प्लास्टिक की नाइफ है, इससे इसको क्या होगा, कोई खतरा नहीं, बस मैं इसको मजाक के लिए कर रहा हूँ, ठीक। मेरा डिजायर उसको हार्म करने का है ही नहीं, इंटेंशन है ही नहीं उसको किल करने की, ठीक। मेरे पास मुझे नॉलेज है ऑलरेडी कि प्लास्टिक की है, ठीक। इसको मैं जैसे भी स्टैब करूंगा उसको कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक। बट अगेन ये आपका नॉलेज है, ठीक। मान लीजिए यहां पे आपका डिजायर जुड़ जाता है, ठीक। आपका डिजायर जुड़ जाता है कि मैं उसको स्टैब करूं और वो मर जाए, मेरा उसको मर्डर करना है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, बढ़िया रामपुरिया चाकू निकालेंगे, ये मेरी रामपुरिया चाकू मान लीजिए, और मैं उसको जानबूझ के इंटेंशनली मारने से, मुझे पता है कि रामपुरिया चाकू में मारूंगा, मेरी नॉलेज में है, मैं उसको मारूंगा ऐसे, हाँ, तो वो उसकी डेथ हो जाएगी। सो यहां पे मेरा जब नॉलेज के साथ डिजायर जुड़ेगा, जब नॉलेज के साथ डिजायर जुड़ेगा, तब वो हमारा इंटेंशन कहलाएगा, ठीक। नॉलेज का मतलब होता है कि पता है क्या हुआ बट उसमें नॉलेज में हमारी डिजायर नहीं होती है। जैसे ही नॉलेज में हमारी डिजायर जुड़ेगी वो इंटेंशन हमारी हो जाएगी। सो हमेशा याद रखना, एवरी इंटेंशन हैज अ कंपोनेंट ऑफ नॉलेज, ठीक, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ सर्कमस्टेंसेस विदाउट डिजायर इज नॉलेज, ठीक। तो इस चीज को आप लोग याद रखना प्लीज। अब यहां पे क्वेश्चन और अराइज होगा। देखो यहां पे मैं जो डिटेल में बता रहा हूं इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो, कोई आपको इस तरह से नहीं बताने वाला, आप लोग एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक। अब यहां पे हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, क्या इंटेंशन, नॉलेज, रीजन टू बिलीव, ये जो हमने आपको बताया, इसको हम अलग अलग ट्रीट करेंगे? क्या इंटेंशन होगी तो उसको ज्यादा पनिशमेंट देंगे, नॉलेज होगी तो उसको कम देंगे, रीजन टू बिलीव होगी तो हाँ छोड़ो फाइन दे देते हैं, बस हटाते हैं।
क्या इस तरह से हम लोग ट्रीट करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीएनएस में हमारे लिए सब एक है, बिकॉज हम एक वर्ड यूज करते हैं वॉलंटरली, हु एवर वॉलंटरली, एंड ये वॉलंटरली टर्म में हमारे तीनों कवर होते हैं, रीजन टू बिलीव, नॉलेज एंड इंटेंशन। ये तीनों चीजें हमारी किसके अंदर आती है? वॉलंटरली के अंदर आती हैं। ठीक, तो इस चीज को आप लोग याद रखना। ठीक, बीएनएस में कोई डिफरेंस नहीं है इन तीनों में, तीनों के ऊपर हम लोग सेम चीज एप्लीकेबल करेंगे। ठीक, अब यहां से हमारा स्टार्ट होगा क्रिमिनल लॉ इन वैदिक एज। ठीक, यहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले क्रिमिनल लॉ इन वैदिक एज। ठीक, जस्ट आप मुझे एक समय दें, मैं यहां पे थोड़ा नोट डाउन कर लेता हूं, क्रिमिनल लॉ इन वैदिक एज। ठीक, हाँ, तो देखो यहां से अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि वैदिक एज में जो क्रिमिनल लॉ था उसमें किस तरह की टाइप्स ऑफ पनिशमेंट दी जाती थी। एंड इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है कि हिस्ट्री आपको पता चलने वाली कि हमारे जो इंडिया था उसमें किस किस तरह की पनिशमेंट अलग अलग टाइम पे दी जाती थी जो ऑफेंडर्स होते थे उनको। सो यहाँ पे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, एंशिएंट इंडिया में जो हमारा हिंदू रिलीजियस था उसमें कई सारे प्रोविजन को कंटेन किया गया था, गवर्न किया गया था। किस चीज के लिए? क्रिमिनल लॉ के अंडर में, जिसमें आपको क्रिमिनल लॉ आप कह सकते हैं सिविल मैटर दोनों के लिए, जिसमें आपका वेदा, श्रुतिज, स्मृतिज एंड अदर्स आ जाते थे। ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि जो हमारा मनुस्मृति है दोस्तों, हाँ मनुस्मृति, ये हमारी पहली स्मृति या ट्रीटिस थी जिसमें 18 हेड्स ऑफ लॉ दिए गए थे, जिसको हम पॉजिटिव लॉ कहते हैं। एंड ये हमारा फर्स्ट पॉजिटिव लॉ था। कौन? मनुस्मृति। ठीक, अब यहाँ पे जो मनुस्मृति है, ठीक, हाँ माफ कीजिएगा, ये जो हमारी मनुस्मृति है, ठीक, इसको हम फाउंटेन हेड कहते हैं सिविल एंड क्रिमिनल लॉ का। एंड जो नारदा स्मृति एंड यजनवल की स्मृति, इसको हम प्रोसीजर कहते हैं। तो आज जो हमारी मनुस्मृति है, जो हमारी आज बीएनएस एंड आईपीसी बताती है क्राइम की पनिशमेंट क्या होगी, सॉरी ऑफेंस की पनिशमेंट क्या होगी। वैसे आपको ऑफेंस और क्राइम में डिफरेंस पता है या नहीं पता है, प्लीज बताना। ऑफेंस एंड क्राइम दोनों अलग चीज होती है। ठीक, खैर जो हमारा ऑफेंस होगा उसकी डिफिनेशन बताना, उसकी पनिशमेंट क्या है, ये हमारा बीएनएस आज काम कर रहा है। उस समय हमारा ये काम करता था मनुस्मृति हिंदू लॉ के दौरान। ठीक, ऐसे सेम आज हमारा जो प्रोसीजर बता रहा है कि कैसे हम इस चीज को डील करेंगे, वो हमारा आज बता रहा बीएनएसएस, पहले सीआरपीसी था। अब हिंदू लॉ के टाइम पे क्या था? नारदा स्मृति और यजनवल की स्मृति, ये सारी चीजें हमको बताती। ठीक ठीक, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक, अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताने वाला हूँ कि हिंदू लॉ में आपको किस तरह की पनिशमेंट दी जाती थी। ठीक, किस टाइप की पनिशमेंट आपको दी जाती थी। ठीक, तो यहाँ पे कुछ पनिशमेंट के नाम दिए हुए, 4 तरह के पनिशमेंट के नाम दिए हुए। अब यहाँ पे हिंदी मीडियम स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है मेरे पास कि आप हिंदी में बताइए मुझे। सो देखो मैं जितना कोशिश कर सकता हूं, मैं आपको अभी तक आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको बताने की कोशिश की, लेमन लैंग्वेज में। ठीक, तो आप कोई वर्ड, फॉर एग्जांपल कैपिटल पनिशमेंट क्या होता है, सोशल पनिशमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल पनिशमेंट क्या होता है, ये आप नाम से ही समझ सकते हैं इसको। ठीक, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर आप में से किसी को नहीं आता कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या है, किसी का मतलब नहीं आता, भाई सिंपल सा चैट जीपीटी खोलो, जेमिनी खोलो या गूगल खोलो, बस इनका हिंदी में वर्ड में मतलब क्या, बस इसको ट्रांसलेट करके लिख दो। बाकी सब चीजें जो मैं बता रहा हूं तो सारी चीज सेम ही है गाइस। ओके, सो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। ठीक, बाकी आपको अगर कोई शिकायत तो आप लोग बताना अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो। अब यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ 4 तरह की पनिशमेंट रखी है। अगेन और भी टाइप की पनिशमेंट थी इसमें, बट मैंने सिर्फ 4 तरह की चुनी। ठीक, सो पहले मैं जो स्टार्ट करने वाला हूं वो है हमारा कैपिटल पनिशमेंट। ठीक, जो कि हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, कैपिटल पनिशमेंट में आप कह सकते हैं डेथ पेनल्टी आपको सीधा सीधा दी जाती थी। ठीक, किलिंग ऑफ समवन इन लीगल मैनर एज पनिशमेंट, यानी किसी को लीगल मैनर में पनिशमेंट के तौर पे मारना, किल करना। ठीक, ये आपका कैपिटल पनिशमेंट का मतलब था। एंड उसमें से कुछ जो पनिशमेंट थी वो यहाँ पे गिवन है, जैसा कि हमारी पहली पनिशमेंट दी गई है स्टोनिंग। ठीक, तो स्टोनिंग क्या थी भाई? पत्थर मारना। भाई आप लोगों ने मूवी में देखा नहीं होगा कि यार उसको किसी एक बंदे को, पर्सन को खड़ा कर देते थे बीच में, पब्लिक के बीच में, एंड कहते थे इसने भाई पनिश, इसको जो राजा कहता था, आदेश देता था कि इसको खूब पत्थर मारो, इसको मारो, जब तक मर ना जाए तब तक इसको पत्थर मारो। तो इस तरह से पत्थर मार मार के मारा जाता था। स्टोनिंग एक ही हमारी पनिशमेंट होती थी। दूसरी हमारी होती थी पिलेरी, खंबे से बांधकर सार्वजनिक दंड देना। भाई इसको खंबे में बांध देते थे हम, उसके ऊपर क्या करते थे, जो आपका कोड़ा कह सकते हैं, चाबुक कह सकते हैं, उससे मारते थे, स्टिक से मारते थे, उसके कान में छेद करते थे, हाथ पे कील ठोकते थे। तो इस तरह की कुछ समटाइम्स पनिशमेंट दी जाती थी। ठीक, तो इसको आप लोग कह सकते हैं। ठीक, फिर इम्यूरेमेंट के कह सकते हैं आप लोग। इसमें क्या होता था कि ऑफेंडर को क्या करते थे भाई, जो दीवार में चुनना आप लोग कहते हैं, या ऑफेंडर वॉज कंस्ट्रक्टेड इनटू अ वॉल, उसको दीवार में चुन दिया जाता था। पर कोई पर्सन है उसको खड़ा कर देंगे भाई बीच में, और उसके आस पड़ोस में भाई ईंटों से दीवार वाल बना के मसाले से भाई उसको अंदर ही बस खत्म कर देंगे। ठीक,
अंदर ही उसको ये पनिशमेंट दी जाती थी। फिर होता था एग्जीक्यूशन बाय एलिफेंट, मृत्युदंड जो दिया जाता था वो हाथी के जरिए दिया जाता था, उसको एलिफेंट फीट यानी हाथी के पैरों को तले छोड़ दिया जाता था, उसको डाल दिया जाता था एंड उसको इस तरह की पनिशमेंट कुछ दी जाती थी कैपिटल पनिशमेंट के तौर पर। ठीक, अब यहाँ पे कॉर्पोरल पनिशमेंट आती है। ठीक, ये हमारी क्या होती है एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि फिजिकल पेन हम लोग देते हैं। ठीक, अब किस तरह के फिजिकल पेन देते हैं ये हम लोग आपको बताएंगे कुछ। एक होता है फ्लॉगिंग। ठीक, फ्लॉगिंग क्या होता है कि बीटिंग और वाइपिंग, जो मैं आपको बता चुका हूं कि आप या तो चाबुक से या स्टिक से उसको पर्सन को खड़ा करके बांध के पब्लिक के सामने उसको चाबुक चलाते थे या स्टिक से उसको मारते थे या कहते थे लोहे की रॉड निकाल के उससे मारते थे, तो इस तरह की पनिशमेंट दी जाती। ठीक, देन आपका जो म्यूटिलेशन है जिसमें अंग भंग करना, शरीर के अंग को काटना, इस टाइप की पनिशमेंट दी जाती थी। फॉर एग्जांपल आपने थेफ्ट कराया, चोरी कराया किसी ऑफेंडर ने, तो उसके हाथ काट दो। कोई सेक्सुअल ऑफेंस कराया, कट द प्राइवेट पार्ट। ठीक, एंड आपने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, टेल्ड है या टोल्ड लाई होगा। ठीक, एंड क्रिटिसाइज योर गॉड, अगर आप कुछ झूठ बोल रहे हैं या आप गॉड को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो कट द टंग, जुबान काट दो। तो इस तरह की सिंपल सिंपल पनिशमेंट आप लोग कह सकते हैं दी जाती थी। सिंपल फंडा था भाई, जुबान काट दो, हाथ काट दो, जो भी करा बस खानी खत्म करो, हम अपने यहाँ क्राइम को नहीं करेंगे। तो इस तरह की पनिशमेंट हिंदू लॉ में दी जाती थी। अभी कुछ और भी है, जैसे ब्रांडिंग। उसमें क्या करते थे कि भाई जैसे मान लीजिए किसी ने चोरी करी तो उसके शरीर के किसी भी हिस्से पे या माथे पे या फोरहेड पे, आप कह सकते हैं कहीं पे भी, वो गरम गरम लोहे से लिख देते थे भाई कि चोर। आपने देखा होगा, कई सारी मूवीज में भी देखा होगा, पुरानी जो मूवीज आती तो उसमें लिख देते ये चोर का बेटा है, चोर है। तो इस टाइप की पनिशमेंट भी दी जाती थी, उसके माथे या चेहरे या फोरहेड या हाथ में कहीं पे भी उसको लिख दिया जाता था। ठीक, एंड इसके बाद हमारी आती है जो सोशल पनिशमेंट होती है, सामाजिक पनिशमेंट। इसमें क्या होता था कि कोई भी पर्सन जैसे होता था उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता था कि वो किसी के साथ नहीं जाएगा, एंड उसके जो सोशल कनेक्शन सारे होते थे, भाई सामाजिक कनेक्शन, किसी से उठ रहा है, मिल रहा है, बैठ रहा है, सबके साथ उसके सारे संबंध तोड़ दिए जाते थे। ठीक, बनिशमेंट आता इसमें था, तो बनिशमेंट में क्या होता था कि किसी भी पर्सन को क्या होता था, ट्रांसपोर्टेशन कर दिया जाता, क्रिमिनल को सोसाइटी से बाहर भेज दिया जाता था। कहा जाता कि भाई दूर आइलैंड पे जाओ, भाई तुम्हारा जगह यहाँ, तुम्हारी जगह नहीं, जाओ इस जगह को छोड़ के चले जाओ। इसको हम लोग काला पानी की भी सजा कहते हैं। स्टॉपिंग हुक्का पानी, अब उस समय जो हुक्का पानी होता था, चलो सोशल बॉयकट को बाद में देखते हैं, हुक्का पानी की बात कर लेते हैं। हुक्का पानी आज के समय में हम इसको बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते हैं, मजाक के तौर पर देते हैं, बट उस समय जो था ये एक सोशल गैदरिंग होता था हुक्का पानी, तो कहते थे कि इसका हुक्का पानी रोक दो। ठीक, एक सोशल गैदरिंग उसकी थी तो वो रोक दो। सोशल बॉयकट क्या होता था कि एंशिएंट टाइम में, पुराने समय, उस समय क्या होता था कि जो पंचायती विलेज होते थे वहां पर जो पंचायत होती थी वो सोशल बॉयकट की पनिशमेंट देते थे, सामाजिक बहिष्कार की पनिशमेंट देती थी। कहते थे कि भाई इसके साथ कोई नहीं दिखेगा, कोई फेस्टिवल इसके साथ नहीं मनाएगा, इसको इसकी कास्ट से बाहर कर दो, इसकी कास्ट वाले इसके साथ ना उठेंगे बैठेंगे, ना इसको अपनी कास्ट में गिनेंगे। तो इस तरह की समटाइम्स पनिशमेंट दी जाती थी। ठीक, उसको उसकी कास्ट से हटा दिया जाता। तो इस टाइप की फाइनेंशियल पनिशमेंट अगेन आती है, इसमें आपको फाइन इंपोज आपके ऊपर कर दिया जाता था, एंड ये लेस सीरियस इन नेचर होते थे। ठीक, अब इसके बाद हमारी जो कुछ फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट आती हैं वो आती हैं अंडर मोहम्मदन लॉ। ठीक, मुस्लिम लॉ के पीरियड में क्या फॉर्म ऑफ पनिशमेंट थी, तो देखो कैश और रिटेंशन कह सकते हैं, जिसमें एन आई फॉर एन आई, लाइफ फॉर ए लाइफ। मतलब जो हमारी जो आपने रिट्रीब्यूटिव वगैरह पढ़ी थी उस टाइप की पनिशमेंट, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, जान के बदले जान, इस तरह की पनिशमेंट दी जाती थी। फिर द्यूत, और जिसको हम लोग ब्लड मनी भी कहते हैं, इसमें क्या होता था कि या तो फाइन या कंपनसेशन लगा दिया जाता था होमोसाइड के जो केसेस होते थे। ठीक, एंड हद और फिक्स्ड पनिशमेंट, इसमें कुछ नहीं होता था, जो एक कोई भी जो पनिशमेंट होती थी तो फिक्स्ड पनिशमेंट पहले से दी गई है, जो फॉर एग्जाम्पल चोरी करी हाथ काट दो। ठीक, इस तरह की पनिशमेंट इसमें लिखी होती थी, स्पेसिफिक होती थी। ताजीर एंड सियास जो दी गई आपको, जिसको डिस्क्रिशनरी पनिशमेंट भी कहते हैं, ये पनिशमेंट कौन दी देते थे, पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट से लेकर बेसमेंट तक होती थी। ठीक, बेनिशमेंट तक कुछ भी हो सकती थी। ठीक, तो कोई फिक्स नहीं थी, कुछ भी इसमें दे सकते थे। ठीक, देन अब यहां पर हमारा देख सकते हैं आप, हिंदू लॉ की कुछ पनिशमेंट थी, मुस्लिम लॉ की कुछ पनिशमेंट थी। अब यहाँ पे जब ब्रिटिशर्स आए थे, ठीक, तो ब्रिटिशर्स के बाद क्या हुआ था कि यार उन्होंने कहा यार ये ऐसे तो मामला नहीं चल पाएगा। ठीक, अब उससे पहले भी हमारा क्या हुआ, एक एक्ट आया जिसको हम लोग कहते हैं रेगुलेशन एक्ट 1773। अब जब ये आता है, ठीक, तो उस समय क्या होता था भाई, हमारे जो अलग अलग तरह के कोर्ट्स होते थे, ठीक, जैसे कहीं पे देखो 3 सुप्रीम कोर्ट बने हुए हैं या कहीं पे 2, इस टाइप के, कहीं पे कुछ भी है। तो यहाँ पे क्या करा गया, जो 1773 का रेगुलेशन एक्ट है उसने एक काम करा, हमारे जो सिविल कोड और क्रिमिनल कोड को अलग कर दिया एंड हमारे क्रिमिनल कोड बनाया गया। ठीक, फिर उसके बाद हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ, सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट भी हुआ, एंड हमारे जो 3 सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कोलकाता, मद्रास, बॉम्बे, 1774, 1800 एंड 1823। तो इस तरह से हमारे कुछ चीजें हुई थी। ठीक, तो रेगुलेशन एक्ट ने ये काम किया था। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे,
हिस्ट्री ऑफ बीएनएस या आईपीसी, बीएनएस की हिस्ट्री, आईपीसी क्या है। एंड यहाँ पे मैं आपको अपने नोट्स शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मैंने नोट्स बनाए हैं आपके, तो आप लोग देख सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं कि कैसे आप भी अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं अब आपको बताने वाला हूँ, ठीक। सो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से चीजों को देखना, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, टाइमलाइन मैंने बता दी, आईपीसी से बीएनएस कैसे बना, ठीक। तो देखो यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको पहले आप रीड आउट कर देता हूँ, फिर उसको मतलब एक साथ आपको बताता हूँ। 1834 में आपका फर्स्ट लॉ कमीशन आता है, कॉन्स्टिट्यूट होता है, ठीक। एग्जाम इन लीगल सिस्टम एंड एग्जिस्टिंग पॉलिसी इन इंडिया, सजेस्ट सेवरल स्टेप एंड इनेक्टमेंट, वन ऑफ देम वाज इंडियन पैनल कोड 1862 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन। एंड उन्होंने कुछ सेवरल सजेस्ट करे, ठीक। सो होता क्या है, 1834 में हमारा फर्स्ट लॉ कमीशन आता है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ थॉमस, जो हमारे मैकॉले थे उनके अंडर में आता है। वो क्या करते हैं, जो हमारे एंशिएंट इंडिया के जो अभी तक क्रिमिनल लॉ चल रहे थे उनको एनालाइज करते हैं, उनके ऊपर काफी अच्छी स्टडी करते हैं एंड कुछ सेवरल चेंजेस रिकमेंड करते हैं, ठीक। एंड जो सारे चेंजेस रिकमेंड करते हैं वो हमारा फॉर्म करता है, एक आईपीसी बनता है, इंडियन पैनल कोड हमारा बन जाता है 1860, ठीक। अब यहां से क्या होता है, देखो कोड बना, ठीक, आईपीसी में भी कई बार उसमें कई सारी त्रुटियां थी, गलतियां थी, जो समय समय पे अमेंड करी गई। बहुत सारे अमेंडमेंट हमारे आईपीसी में हुए हैं, ठीक, सेवरल टाइम पे हुए, ठीक। सो क्या हुआ, पैसेज ऑफ टाइम इट वाज फेल्ट दैट एग्जिस्टिंग पैनल लॉ रिक्वायर्ड कंप्लीट ओवरहॉल टू मेक देम रिलेवेंट विद द कंटेम्प्रेरी सिचुएशन। तो देखो ये जो हमारा लॉ था 1860 का था, ब्रिटिश एरा का था, ठीक। सो अभी जो हमारी सिचुएशन आई थी, कहा गया था कि यार ये भाई पूरी तरीके से अगर देखा जाएगा, ये इसको पूरा आप खत्म करने की जरूरत है। अब हमको अपना एक नया लॉ बनाने की जरूरत है जो आज कंटेम्प्रेरी, जो आज की सिचुएशन उसके ऊपर एप्लीकेबल हो, वो उससे रिलेवेंट लगे, ठीक। सो हम लोगों ने क्या किया है कि स्टेक होल्डर कंसल्टेट किया, एक न्यू क्रिमिनल लॉ इंट्रोड्यूस करा जिसको हम लोग बीएनएस कहते हैं, ठीक। बीएनएस को हमने इंट्रोड्यूस करा, ठीक। अब बीएनएस को इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या हुआ, बीएनएस किस तरह से इंट्रोड्यूस हुआ, अब मैं बीएनएस का पूरा स्ट्रक्चर आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। यहां से आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक, यहां से आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक। सो बीएनएस 2023 जो आपका इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में फर्स्ट टाइम बताना, इंट्रोड्यूस एंड पास अलग चीज होती है, इस चीज को याद रखना। इंट्रोड्यूस हुआ था आपका 11 अगस्त 2023 में, ठीक। फिर बिल को क्या करा गया था, जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था तो वहां पे कुछ कमियां आई थी, तो उसको रेफर कर दिया था, तो जो आपकी स्टैंडिंग कमेटी थी होम अफेयर्स की उसको रेफर कर दिया गया, जो फर्स्ट टाइम बिल आया था। फिर उसमें कुछ सेवरल चेंजेस होते हैं एंड इसको दोबारा इंट्रोड्यूस किया जाता है 12 दिसंबर 2023 को। अब जो ओल्ड बिल था हमारा, जो इंट्रोड्यूस किया गया था 11 अगस्त को 2023 को, उसको हम लोग क्या करते हैं, विड्रॉ कर देते हैं, उसको हम लोग वापस ले लेते हैं। हमारा न्यू लोकसभा में जो बिल अब ये पास होता, जो इंट्रोड्यूस हुआ था 12 दिसंबर 2023 को, वो 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पास हो जाता है एंड 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा में पास हो जाता है एंड प्रेसिडेंट उसको असेंट कर देते हैं 25 दिसंबर 2023 को एंड फिर फाइनली 1 जुलाई 2024 को नोटिफाई कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि ये हमारा न्यू क्रिमिनल लॉ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता आज से लागू होगा 1 जुलाई 2024 से, ठीक। तो ये चीजें आपकी क्लियर होंगी। तो ये चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, ठीक। अब यहाँ पे मैंने एक्ट नंबर भी बता दिया, एक्ट नंबर जो आपका 2023 का था, एक्ट नंबर 25 था, ठीक। सो यहां तक आई होप अभी तक आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके इंटरव्यू पर्पज से एंड मेंस एग्जाम के पर्पज से, ठीक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक। अब यहाँ पे मैं बताने वाला हूं कि ये बीएनएस की हमें जरूरत क्यों पड़ी, भाई क्या चेंजेस हुए थे, भाई ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी थी कि भाई हमें पूरा कानूनी बदलना पड़ा। अमेंडमेंट हो तो रहे थे, एक दो तुम भी कर देते, ऐसा नहीं ना, कुछ तो जरूरत पड़ी होगी, क्या ऐसे चेंजेस करें। तो चलिए उन चेंजेस को अब हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला जो चेंज था, बीएनएस वाज इंट्रोड्यूस टू रिपील द आईपीसी एंड कंसोलिडेट द एंड अमेंड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द ऑफेंसेस। सो देखो, एक अगर मैं कहूं कि रिपील कर दिया था, उसने आईपीसी को पूरी तरह से हटा दिया था, बीएनएस पूरी जगह आईपीसी की जगह ले चुका था, क्योंकि ये रिपील वर्ड यहाँ पे लिखा है, ठीक। अगर रिपील वर्ड नहीं लिखा होता, सिर्फ कंसोलिडेट एंड अमेंड लिखा होता, तो हम लोग समझते हैं हाँ भाई अरे कुछ नया नहीं है, ये सिर्फ उसमें अमेंड कर दिया गया, कंसोलिडेट कर दिया गया, ठीक। तो यहाँ पर रिपील कर दिया, आईपीसी को खत्म ही कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे हमारे जो चेंजेस हुए हैं, तो देखो सबसे पहला जो अगर हम कह सकते हैं हमारा जो मेन टारगेट था, ठीक, कंसोलिडेशन एंड स्ट्रीमलाइनिंग, ठीक। अब किस चीज को कंसोलिडेशन एंड स्ट्रीमलाइन करना, देखो
स्ट्रीमलाइन प्रोविजन रिलेटेड टू ऑफेंस एंड पनिशमेंट, कह सकते हैं पहले क्या था यार, ऑफेंस के कुछ सेक्शन अलग थे, पनिशमेंट के कहीं लिखे हैं, तो उनको एक स्ट्रीमलाइन कर दिया गया, एक लाइन में ला दिया गया, एक पास कर दिया गया। पहले क्या था, कंसोलिडेट का अगर मैं बताऊं, कुछ प्रोविजन आईपीसी के कंसोलिडेट कह सकते हैं कि रिड्यूस कर दिए गए। पहले क्या था, 511 सेक्शन थे, 511, अब 358 सेक्शन है टोटल, ठीक। सो स्ट्रीमलाइनिंग में अगर मैं आपको पूरा अगर एक एग्जांपल से कहूं कंसोलिडेशन एंड स्ट्रीमलाइनिंग में, तो देखो जो हमारा ऑफेंस था अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड वुमेन ना, वो पहले अलग अलग दिया था, उसको एक पास लाना, ठीक। कुछ सेक्शन वुमेन के पनिशमेंट के कहीं और दिए थे, कुछ कहीं और दिए थे, तो उन सेक्शन को पास में ला देना। तो इस तरह से एक जो कंफ्यूजन होती थी उस कंफ्यूजन को हटाना पहला ये हमारा चेंज था, ठीक। इसके बाद मॉडर्नाइज लैंग्वेज एंड डिफिनेशन की अगर हम बात करें, मॉडर्नाइज लैंग्वेज एंड डिफिनेशन, तो देखो यहाँ पे जो हमारी कॉलोनियल लैंग्वेज चली थी उसको हटा दिया गया था, एंड जो हमारे यूनिफॉर्म टर्म थे उनको अडॉप्ट करा गया था। फॉर एग्जांपल आप पहले देखते थे आईपीसी में यूज होता था माइनर वर्ड, ठीक। अब माइनर वर्ड की जगह चाइल्ड वर्ड यूज होता है, ठीक। लेकिन पहले यूज होता था इंसेन, अब यूज होता है पर्सन विद अनसाउंड माइंड, ठीक। तो इसके अलावा हमारा एक एक्सपेंडेड जुरिडिक्शन की बात करती है, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ठीक। सो देखो एक्सपेंडेड जुरिडिक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सेक्शन 48 था उसको जो जुरिडिक्शन था उसको एक्सटेंड कर दिया गया एंड क्रिमिनलाइज कर दिया गया अबेटमेंट को आउटसाइड इंडिया में, ठीक। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। रिवाइज ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, पहले क्या था कि जो कुछ भी इसमें जो ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी उसको रिवाइज करा गया। सो उसमें जो डिफिनेशन ऑफ थेफ्ट थी उसको एक्सपेंड करा गया, उसमें इंक्लूड करा गया थेफ्ट ऑफ व्हीकल, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, एंड फर्स्ट टाइम जो स्नैचिंग का सेक्शन है वो भी आपका इंट्रोड्यूस हुआ अंडर सेक्शन 304 ऑफ बीएनएस, ठीक। इसके अलावा जो आपका मॉब लिंचिंग का लॉ है, जो कानून है, उसके लिए पनिशमेंट है एंड इसको अंडर सेक्शन 103 ऑफ बीएनएस इंट्रोड्यूस करा गया एज कल्पेबल होमोसाइड एंड सीरियस ऑफेंस, ठीक। अब इसके बाद जो आपका जो न्यू कैटेगरी ऑफ ऑफेंस ऐड हुई, जैसे आपका ऑर्गेनाइज क्राइम जो अंडर सेक्शन 1111 बताता है, ठीक, 111 बताता है, एंड पीटी ऑर्गेनाइज क्राइम सेक्शन 112 आपको बताता है, टेररिस्ट एक्ट जो आपका सेक्शन 113 आपको बताता है, ठीक। तो ये कुछ न्यू कैटेगरीज ऑफ ऑफेंस ऐड हुए। अब जो आपका अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड था, ठीक, इसको पूरी तरह से हटा दिया गया। जो आपका सेक्शन था अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड ये डिलीट कर दिया गया, ठीक। अब ये नहीं है, ठीक। आपका जो सेडेशन का लॉ था जो आपका सेक्शन 124 है, अगेन आए दिन चर्चा में रहता था, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर कई सारे जजमेंट अपने वेरियस आईपीसी में दिए, तो उसको डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक। अब यहाँ इसके लिए आप रीड विथ आप एक सेक्शन रीड कर सकते हैं 152, इसको बीएनएस को आप लोग मार्क कर लेना अगर आपके पास बियर एक्ट है, ठीक। नहीं तो परचेस करो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक। अब इसके बाद कुछ पनिशमेंट को ऐड ऑन करा गया, रिवाइज पनिशमेंट यहाँ पे लिखा है ना, तो कुछ पनिशमेंट को ऐड ऑन करा गया। कौन सी पनिशमेंट को ऐड ऑन किया गया कि जो आपकी कम्युनिटी सर्विस पनिशमेंट थी उसको ऐड कर दिया गया। आप लोग सेक्शन 4 खोलना जाके पनिशमेंट वाला बीएनएस में, उसमें आपकी जो नई पनिशमेंट एक ऐड ऑन हुई है वो कम्युनिटी सर्विस है, एंड ये आपके प्री एग्जाम में भी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक, कि कौन सी न्यू पनिशमेंट ऐड ऑन हुई है, कौन से ऑफेंसेस ऐड ऑन हुए हैं, ठीक। अब यहाँ पे इस एक्ट को जेंडर न्यूट्रल बना दिया गया था, ठीक। सो आप मान सकते हैं कि पहले क्या था, अब मैं बोल रहा हूँ लिखना, ऑफेंस रिलेटेड टू इंपोर्टेशन ऑफ ए पर्सन फ्रॉम फॉरेन कंट्री हैज बीन मेड जेंडर न्यूट्रल टू कवर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स अंडर सेक्शन 141 बीएनएस। एंड साथ ही ये भी आप लोग लिख लो, असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिसोबे हर एंड वॉरियम्स हैज बीन मेड जेंडर न्यूट्रल अंडर सेक्शन 76 एंड 77 बीएनएस। सो एक कहना का मतलब है कि शॉर्ट में को तो इसको जेंडर न्यूट्रल भी बनाने की कोशिश करी गई है। इस तरह से दोस्तों ये हमारा बीएनएस का लेक्चर सीरीज थी, जो मैंने आपके सामने लेक्चर 1 था, इसको मैंने कंप्लीट कर दिया आपके सामने। एंड अब आपको मुझसे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा नेक्स्ट 3 डेज में आएगा, एंड वो हमारा होगा एक्टस रेस्ट, नॉन फैसिड मेंस्ट्रियम एंड एक्टस रेस्ट एंड मेंस्ट्रिया। इन चीज़ों को अब हम कवर अप करने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। सो अगर आपके मन में डाउट आ रहा है कि जो अदर यूट्यूब पे जो एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं बिल्कुल शॉर्ट में आके बस अपना कोर्स बेचने के लिए, तो उस तरह की लेक्चर सीरीज नहीं होने वाली, बिल्कुल मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ, ठीक। अब मुझे आपसे बस एक चीज़ चाहिए, देखो यार सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो यार एक मजबूरी है कहीं ना कहीं, ठीक। सो मैं ये चाहता हूं दोस्तों कि इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, जिन लोगों को भी नीड है, जो पढ़ना चाहते हैं। प्लीज आप गाइस मेरी मदद करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना। एंड मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा बढ़ाया जाए। जैसे मैं हूं रमन प्रजापति, आपका एजुकेटर, ओनर, मेंटोर, जो भी कह सकते हैं, टीचर लॉ डेब्यूट का, ठीक। अब अपने बारे में आप अपना नाम, आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूपीएपीओ, एंड आपका एलएलबी कंप्लीट हो गया या नहीं हो गया, तो इस तरह से कुछ चीजें आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं भी आपके साथ रिप्लाई करूंगा, एंड कनेक्शन बनेगा अच्छा सा हमारे और आपके बीच में, एंड अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे।
एंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इंस्टाग्राम हमारा @lawdebut है, 24/7 हम लोग अवेलेबल रहते हैं, कोशिश करते हैं कि रिप्लाई जल्द से जल्द आपको करें। तो वहां पे भी आप कोई ना कोई क्वेश्चन मुझसे कमेंट करके वहां पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फेसबुक पे हमारा @lawdebut, आप लॉ डेब्यूट सर्च करना फेसबुक पे। वहां पे जो मैंने आपको टॉपिक ये जो बता रहा हूं ना, इनको एक एक टॉपिक को मैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बहुत डिटेल में लिख के डालने वाला हूं। ठीक, कई सारी चीजें मैं यहाँ पे बता नहीं सकता, तो वहां पे मैं लिख के डालने वाला हूं बिल्कुल डिटेल में। तो वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है फेसबुक पे लिखने की, तो आराम से मैं लिख के डालूंगा। तो उसको जाके अभी के भी फॉलो कर लो, जाके फेसबुक लॉ डेब्यूट अभी के भी करना। ठीक, सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्द से जल्द मिलते हैं। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि तब तक आप लोग इस वीडियो को खूब ज्यादा शेयर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड कमेंट करके बताएंगे आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट पास हो जाएंगे एंड सभी का एग्जाम क्रैक हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।